started with our very first question. दोस्तों सवाल ये है आपके सामने कि in Apex Tech Solution is revising its compensation policy to improve fairness, to improve transparency, right? And they have given key changes. What key changes they have given? Standardizing terminology like remuneration, salary, wages, and separating the compensation base from benefit and variable pay, right? So that is what Apex Tech Solution is doing. कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि Apex Tech Solution अपनी compensation policy को रिवाइज कर रही है, right? ताकि फेयरनेस हो, ट्रांसपेरेंसी आए। पॉलिसी में एक टर्म यूज की गई है और वो टर्म क्या है सर? कॉम्पेंसेशन बेस। यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूं, दे आर यूजिंग द टर्म कॉम्पेंसेशन बेस, राइट? तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि इन एपेक्स टेक पॉलिसी व्हाट इज कॉम्पेंसेशन बेस? ये कॉम्पेंसेशन बेस क्या होता है इनके पॉलिसी में? तो ऑप्शन दे रखा है कि टोटल पे इंक्लूडिंग बेस प्लस वेरिएबल प्लस बेनिफिट वैल्यू। बी कर रहा है कि ओनली द फिक्स्ड कैश कंपोनेंट। सी कर रहा है ओनली वेरिएबल पे टाइड टू परफॉर्मेंस। और डी कर रहा है ओनली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। तो सवाल ये है कि ये जो कॉम्पेंसेशन बेस है इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म कॉम्पेंसेशन बेस? जरा बताइए दोस्तों, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए ए बी सी या डी। सो द क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पेंसेशन बेस दैट दे आर आस्किंग, राइट? जस्ट टाइप योर गेस वर्क, कुछ भी टाइप कीजिए जो आपको सही लग रहा हो, राइट? आपने जो भी पढ़ रखा है कॉम्पेंसेशन बेस के बारे में। चलिए मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि जैसे आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, राइट? तो हर मंथ आपको फिक्स अमाउंट मिलता है। मान लीजिए सपोज यू आर गेटिंग 80,000 और लेट सपोज दैट यू आर गेटिंग 80,000 रुपीज। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? इसके अलावा आपको बोनस मिल सकता है, इसके अलावा आपको इंसेंटिव मिल सकता है, राइट? इसके अलावा पीएफ कंट्रीब्यूशन है, मेडिकल है, राइट? अलाउंस है, तो ये सब आपको मिलते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कॉम्पेंसेशन बेस में बेस का मतलब क्या होता है? ये जो टर्म लिखा है सर कॉम्पेंसेशन बेस, राइट? इसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म बेस, यही तो सवाल है, राइट? तो दोस्तों बेस का मतलब क्या होता है, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। आप एक बार देखेंगे क्वेश्चन में तो यही कह रहा है कि बेस क्या है। तो बेस का मतलब होता है कि जो चेंज नहीं होता, राइट? जो हिलता नहीं है, जो कि फिक्स्ड होता है। बेस इज समथिंग दैट रिमेन फिक्स्ड, पहली बात। दूसरी बात, बेस वो होता है जो कि परफॉर्मेंस से चेंज नहीं होता, राइट? बेस इज समथिंग विच इज कांस्टेंट, विच डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस। और बेस वो होता है सर जो हर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा, विच यू विल गेट एवरी मंथ, राइट? एवरी मंथ दैट यू विल गेट, दैट्स कॉल्ड बेस। तो जैसे चाहे उसको आप सैलरी बोलिए या वेज बोलिए या रिमनरेशन बोलिए, एक ही चीज है। मतलब बेस हमेशा मिलना ही मिलना है। यू विल गेट बेस एवरी मंथ, इट विल नॉट चेंज बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो या खराब हो, ये चेंज होने वाला नहीं है। सो यू कैन कॉल इट सैलरी, यू कैन कॉल इट वेजेस और यू कैन कॉल इट रिमनरेशन, राइट? आइदर ऑफ दीज कैन बी योर कॉम्पेंसेशन बेस। तो आइए दोस्तों, बेसिक तो हमने क्लियर कर लिया। अब ऑप्शन वाइज ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन कर रहा है टोटल पे इंक्लूडिंग बेस प्लस वेरिएबल प्लस बेनिफिट वैल्यू। क्या लगता है दोस्तों, ऑप्शन ए आपको सही लग रहा है क्या कॉम्पेंसेशन बेस के बारे में? नो, इट इज रॉन्ग। ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ये तो दोस्तों टोटल कॉम्पेंसेशन की बात हो गई, या सीटीसी जिसको हम बोलते हैं, राइट? सो ऑप्शन ए इज ऑल अबाउट टोटल कॉम्पेंसेशन। आइदर यू कॉल इट टोटल कॉम्पेंसेशन और यू कॉल इट सीटीसी, राइट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे बेस पूछा गया है। बेस ये नहीं होगा क्योंकि बेस इज समथिंग दैट रिमेन कांस्टेंट, दैट इज नॉट वेरिएबल, दैट नेवर चेंजेस, राइट? बट हियर वी हैव बेस, वेरिएबल, बेनिफिट वैल्यू। सो टोटल पे इज नॉट द बेस, राइट? अब जरा ऑप्शन सी को देखें, क्या लिखा है? ओनली वेरिएबल पे टाइड टू परफॉर्मेंस। सर ये भी गलत है। जब वेरिएबल पे का नेचर ही अपोजिट है बेस का, नाम ही लिखा है ना वेरिएबल पे। वेरिएबल पे में क्या हो सकता है? बोनस भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो वेरिएबल पे जो परफॉर्मेंस से टाइड होता है वो भी कभी भी कॉम्पेंसेशन बेस नहीं होगा। डी कर रहा है ओनली द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द बेनिफिट। ये भी गलत है दोस्तों। बेनिफिट अलग से रिपोर्ट होते हैं। जैसे आपको कोई भी बेनिफिट मिलता है ना, जैसे मान लीजिए इंश्योरेंस का बेनिफिट है, राइट? या मान लीजिए ग्रेच्युटी है, या मान लीजिए पीएफ है, तो वो अलग से रिपोर्ट होंगे।
तो ये भी ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। सही जवाब क्या है? सही जवाब है ओनली द फिक्स्ड कैश कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड द बेस। रीजन सिंपल है सर कि कॉम्पेंसेशन बेस का एक ही मतलब होता है कि फिक्स्ड कैश पोर्शन। यही मैंने आपको बताया, जब भी आपको कॉम्पेंसेशन का बेस की बात हो तो ये फिक्स्ड कैश पोर्शन होता है, राइट। इसमें कोई बोनस नहीं आएगा, याद रख लीजिएगा। कॉम्पेंसेशन बेस में बोनस नहीं आता, इसमें कोई इंसेंटिव भी नहीं आता और इसमें कोई बेनिफिट भी नहीं आता। नो बोनस, नो इंसेंटिव, नो बेनिफिट, राइट। ये सब बेस में नहीं आते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि एग्जामिनर बार बार ये चीज चेक करता है कि बेस और टोटल कॉम्पेंसेशन में आपको डिफरेंस क्लियर है या नहीं, राइट। तो बेस का मतलब आपका बेसिक, बेस का मतलब है सर आपका बेसिक एंड एज्यूर्ड सैलरी जो आपको मिलेगा ही, राइट। जहां पे ये वर्ड एज्यूर्ड वर्ड लिखा हो ना, समझ जाइए वो बेस की ही बात हो रही है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा कि कॉम्पेंसेशन बेस का मतलब फिक्स्ड कैश पोर्शन होता है, वेरिएबल और बेनिफिट अलग चीजें होती हैं, बेस को इससे कोई लेना देना नहीं होता। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार क्लियर वर्ड लिख दें चैट बॉक्स में। दैट इज ऑल दिस क्वेश्चन नंबर 1 ऑल अबाउट कॉम्पेंसेशन बेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं और हम लोग डिस्कस करते हैं ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग के केस को। दोस्तों ये क्वेश्चन डायरेक्ट पैसे से जुड़ा हुआ है और एग्जामिनर को पता है पैसे वाली चीज में स्टूडेंट इमोशनली सोचते हैं, लॉजिकली नहीं सोचते, राइट। तो आइए दोस्तों देखते हैं आप कैसे सोचते हैं, आप इसका जवाब क्या देते हैं। लेट्स सी। तो ऑप्शन दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग के पास 500 एम्प्लॉय हैं, अपनी पॉलिसी को रिव्यू कर रहा है। पॉलिसी है सर मिनिमम वेज, लिविंग वेज और फेयर वेज के कंटेक्स्ट में। कुछ अनस्किल्ड वर्कर हैं, इनको मिल रहा है 9,000 रुपया, राइट। लिखा है ना, द करंट वेज फॉर अनस्किल्ड वर्कर इज 9,000 रुपीज, राइट, पर मंथ। तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि वेज कंसेप्ट के बेसिस पर इनमें से कौन सा मोस्ट एक्यूरेट है, राइट। सो द करंट वेज फॉर अनस्किल्ड वर्कर इज 9,000 रुपीज। नाउ यू हैव टू अप्लाई द वेज कंसेप्ट एंड यू हैव टू टेल मी विच ऑप्शन इज द मोस्ट एक्यूरेट। ऑप्शन नंबर ए कि 9,000 लिविंग वेज है क्योंकि ये उनके बेसिक नीड को कवर कर रहा है। बी कर रहा है कि 9,000 जो है नीड बेस्ड मिनिमम वेज है और नीड बेस्ड मिनिमम वेज से कम लगता है, इसको बढ़ाना चाहिए। सी कर रहा है कि 9,000 फेयर वेज है क्योंकि ये मिनिमम और लिविंग वेज के बीच में है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि 9,000 इज सफिशियंट, 9,000 सफिशियंट मिनिमम वेज है वर्कर को सस्टेन करने के लिए। तो दीज आर द 4 ऑप्शन दैट दे हैव प्रोवाइडेड एंड यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर, राइट। आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बताइए दोस्तों, बिना गेस किए ऑप्शन लिखिए चैट बॉक्स में, ए बी सी और डी। चलिए मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। लेट मी टेल यू द लॉजिक ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आपने जरूर सोचा होगा कि वेज कंसेप्ट क्या कहता है, लिविंग वेज है, नीड बेस्ड मिनिमम वेज है या फेयर वेज है। सो लेट्स सी द कंसेप्ट दैट वी हैव। देखिए दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, समझने के बाद क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। पहला होता है सर मिनिमम वेज, राइट। मैं आपको तीनों टर्म को समझा देता हूं। द फर्स्ट टर्म वी हैव इज द मिनिमम वेज। सर मिनिमम वेज का मतलब होता है, मिनिमम वेज का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि बस जी लेंगे, नहीं। इसका मतलब होता है कि मिनिमम ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो, राइट। मिनिमम जो ह्यूमन नीड है वो क्या हो सर, सेटिस्फाई हो। मिनिमम ह्यूमन नीड सेटिस्फाई, जैसे फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ। तो मिनिमम ह्यूमन नीड में क्या हो सकता है, फूड हो सकता है, क्लॉथिंग हो सकती है, राइट, हाउसिंग हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है या हेल्थ हो सकता है। ये मिनिमम वेज है, इसीलिए इसे कहा जाता है सर नीड बेस्ड मिनिमम वेज। क्या कहा जाता है, नीड बेस्ड मिनिमम वेज। चलिए तो मिनिमम वेज का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट है इसका, वो है लिविंग वेज, राइट। नीड बेस्ड मिनिमम वेज को कहा जाता है। अब सेकंड पार्ट है सर लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होता है, लिविंग वेज एक स्टेप ऊपर होता है, सिर्फ सर्वाइव भी नहीं बल्कि डिसेंट लाइफ जीने के लिए, राइट। एक लेवल ऊपर है, राइट, डिसेंट लाइफ जीने के लायक पैसा, मिनिमम से ज्यादा लग्जरी भी नहीं है। और तीसरा होता है सर फेयर वेज। फेयर वेज क्या होता है कि मिनिमम वेज और लिविंग वेज के बीच का लेवल है, राइट, दैट्स कॉल्ड द फेयर वेज।
तो एक तरफ आपका सर मिनिमम वेज है और एक तरफ आपका लिविंग वेज है, इसके बीच में कहीं पे आता है सर फेयर वेज, समझे, इसे कहा जाता है फेयर वेज। तो चलिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि कौन सी इंडस्ट्री है, प्रोडक्टिविटी क्या है, एम्प्लॉयर की क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है, उस पर ये फेयर वेज डिपेंड करता है। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले मिनिमम आएगा, फिर फेयर आएगा और फिर लिविंग आएगा, ये सीक्वेंस है। अब आइए ऑप्शन पे आ जाइए, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट बता दिया, अब आप जरा ऑप्शन टाइप कीजिए दोस्तों। क्या कर रहा है कि अनस्किल्ड वर्कर है, उनका जो करंट वेज है 9,000 रुपया है, तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, राइट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि जो सर ये 9,000 है वो इनका लिविंग वेज है, ये गलत है दोस्तों। लिविंग वेज हमेशा हायर साइड पे होता है, राइट, हायर साइड पे होती है। 9,000 रियलिस्टिकली डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कवर ही नहीं करता। ऑप्शन बी कह रहा है कि 9,000 जो है सर वो फेयर वेज है। यहां पे देखिए, पहले ऑप्शन सी की बात करते हैं। 9,000 को कहा गया है फेयर वेज। क्या लगता है सर 9,000 क्या फेयर वेज है? जब मिनिमम नीड ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है तो फेयर वेज का क्वेश्चन ही नहीं आता। देखिए बस वर्डिंग का खेल है, आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम वेज क्या होता है, फेयर वेज क्या होता है। और डी कह रहा है कि 9,000 इज सफिशिएंट एज मिनिमम वेज टू सस्टेन द वर्कर। ये डेंजरस ऑप्शन है दोस्तों, वर्ड जो सफिशिएंट लिख दिया है ना, ये ट्रैप कर दिया है, राइट। तो एग्जामिनर पूछ रहा है नीड बेस्ड मिनिमम वेज। व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग? एग्जामिनर इज आस्किंग नीड बेस्ड मिनिमम वेज, राइट। और इंडस्ट्रियल रियलिटी में 9,000 नीड कवर ही नहीं करता, ये तो नहीं होगा। सही जवाब है सर इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या लिखा है? 9,000 इज लाइकली बिलो द नीड बेस्ड मिनिमम वेज एंड शुड बी इंक्रीज, एग्जैक्टली, राइट। दोस्तों एग्जामिनर जो है ग्राउंड रियलिटी एज्यूम करता है कि देखिए हमारे अनस्किल्ड वर्कर हैं प्लस इंडस्ट्रियल एरिया है, राइट। तो 9,000 जनरली इनसफिशियंट होगा मिनिमम ह्यूमन नीड के लिए। हाँ, लेकिन अगर आप इमोशनली या पर्सनल जजमेंट से गए तो फिर ये तो गलत है, राइट। तो आप इसका गलत ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो प्लीज याद रखिएगा कि इट इज बिलो द मिनिमम वेज और इसे बढ़ाना चाहिए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसको ऐसे याद रखेंगे आप कि अगर अमाउंट छोटा लगे ना, यदि जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है यदि वो काफी कम लगे, राइट, मिनिमम से भी कम लगे, अमाउंट इज लेस देन द मिनिमम, जो मिनिमम वेज होता है सर उससे भी आपको अमाउंट कम लगे, तो बस इसको याद रखिएगा कि ये आपका मिनिमम वेज से कम है। तो स्मॉल अमाउंट लिविंग नहीं होता, फेयर नहीं होता, बिलो नीड में से। तो हमने यहां से तीन चीजें सीखी, ये तीन वर्ड को याद रखेंगे। एक होता है सर मिनिमम वेज। मिनिमम वेज को कैसे रिकॉल करेंगे? मिनिमम वेज होता है नीड बेस, यानी हमारी जरूरत के हिसाब से, इसे बोला जाता है मिनिमम वेज। फिर हमने देखा लिविंग वेज। लिविंग वेज जो होता है मिनिमम वेज से ज्यादा होता है। और फिर हमने देखा फेयर वेज। फेयर वेज इन बिटवीन होता है, इन बिटवीन। बस ये तीन तरह के वेजेस के कंसेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार क्लियर वर्ड लिख देंगे चैट बॉक्स में। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक साल सवाल आता है इस पे, राइट। दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ IABF। आइए इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए ये क्वेश्चन प्योर HR लॉजिक का है और मैक्सिमम लोग ना यहीं पे इमोशनल डिसीजन लेते हैं। सोचिए किसी का सैलरी जो है मार्केट से 20% कम है, किसी का 30% ज्यादा है। अब HR क्या करे? सबका सैलरी बढ़ा दे या ज्यादा वालों को रोक दे? अब ये गलत थिंकिंग है। आज का MCQ आपको समझ में आ गया ना, तो कॉम्पा रेशियो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, सवाल क्या कर रहा है कि HR जो है कॉम्पा रेशियो यूज करती है ये पता लगाने के लिए, राइट, कि इंप्लॉय मार्केट मिड पॉइंट के कंपैरिजन में कहां स्टैंड कर रहा है। और एनालिसिस से पता चला कि इसका जो स्प्रेड है 81% से 131% के बीच में है। कॉम्पा रेशियो की बात की जा रही है। सर सवाल ये कर रहा है कि कॉम्पा रेशियो के एनालिसिस की बेसिस पे ये बताइए कि विच एक्शन शुड द कंपनी प्रायोरिटाइज, कंपनी कौन सा एक्शन प्रायोरिटाइज करे। ऑप्शन ए कर रहा है कि सारे एम्प्लॉय का सैलरी जो कि 100% से कम है, मतलब हर एक वो एम्प्लॉय जिनका कॉम्पा रेशियो 100% से कम है उनका सैलरी बढ़ा दे, तुरंत बढ़ा दे सैलरी ऐसे एम्प्लॉय का। बी कर रहा है कि एक परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान को डेवलप करे वैसे एम्प्लॉय के लिए जिनका कॉम्पा रेशियो 87% से कम है। सी कर रहा है कि एक सैलरी फ्रीज इंप्लीमेंट करे सारे एम्प्लॉय के लिए जिनका कॉम्पा रेशियो 110% से ज्यादा है।
और डी कर रहा है कि स्पेसिफिक कॉम्पा रेशियो जोन के लिए स्ट्रक्चर्ड सैलरी इंक्रीज प्लान बना। बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? तो बेसिकली दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, कॉम्पा रेशियो के बेसिस के एनालिसिस के बेसिस पे है। चलिए, आपने जरूर सोचा होगा इसका सही जवाब। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूं। सबसे पहले कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सर कॉम्पा रेशियो का फॉर्मूला सिंपल सा याद रखेंगे हम लोग। यू कैन जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर कॉम्पा रेशियो लाइक दिस। कैसे याद रखें? देखिए, आप पहले देखिए कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, नोमिनेटर में डाल दीजिए, फिर डिनोमिनेटर में डाल दीजिए मार्केट का मिड पॉइंट। एम्प्लॉय सैलरी इन द नोमिनेटर, मार्केट मिड पॉइंट इन द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर जो हमारा मिड पॉइंट है, मार्केट मिड पॉइंट है, लेट सपोज दैट इज 50,000, और एम्प्लॉय की जो सैलरी है सर वो मान लेते हैं वो है 40,000। तो सर सी आर कॉम्पा रेशियो कितना हो जाएगा? 40,000 अपॉन 50,000 इंटू 100। इन होगा, हमें मिड पॉइंट देखा, सैलरी को कंपेयर कर रहे हैं मिड पॉइंट से, तो ये लगभग 80% आ जाएगा, राइट। अब देखिए कॉम्पा रेशियो 3 से हो सकता है। क्या हो सकता है कि यहां पे हो सकता है कि 100% हो, 100% के ऊपर हो, या 100% के नीचे हो। ठीक है, 100% यदि है तो इक्वल द मार्केट, राइट, मार्केट के बराबर है। 100% से कम है तो आप कह सकते हैं कि अंडर पेड है, और 100% से ज्यादा है तो आप कह सकते हैं कि ओवर पेड है। बस ये ध्यान रखना है, यही तो फायदा है सर कॉम्पा रेशियो का। आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप अंडर पेड है या ओवर पेड है। यहां पे क्वेश्चन में वापस हम लोग लौटे तो एक स्प्रेड दिया हुआ है, मिनिमम दिया हुआ है 81 और मैक्सिमम दिया हुआ है 131। मतलब कुछ लोग मार्केट से काफी नीचे हैं और कुछ लोग मार्केट से काफी ऊपर हैं, और एचआर कभी भी ऐसा एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं देता, राइट। यही एग्जाम का कोर कंसेप्ट है कि एचआर नेवर गिव सेम ट्रीटमेंट। कभी भी एचआर सेम ट्रीटमेंट नहीं देगा सबको। अब जरा ऑप्शन ए कर रहा है कि जो एम्प्लॉय 100% के नीचे हैं उनका सैलरी बढ़ा दो। क्या ऐसा एचआर करेगा? क्या लगता है आपको? ऑप्शन नंबर ए देखकर, विल एचआर डू सच काइंड ऑफ पॉलिसी? नो, ये गलत है। एचआर इतना केयरलेस नहीं होता। परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, बजट सब तो इग्नोर कर दिया इन्होंने। सीधा बोला कि जिसका कॉम्पा रेशियो 100% से कम है सबको सैलरी हाई देंगे। नहीं सर, एचआर इतना केयरलेस नहीं होता। एचआर ये भी देखेगा, क्या देखेगा कि परफॉर्मेंस कैसा है उसका। एचआर ये भी देखेगा कि एक्सपीरियंस कितना है इन बंदे का, और बजट भी देखेगा, तब डिसाइड करेगा कि किसका सैलरी बढ़ाना है। सबका सैलरी एक साथ थोड़ी बढ़ा देगा, ये तो गलत है सर। अब जरा बी को देखते हैं। बी में क्या कर रहा है कि 87% के नीचे जो कॉम्पा रेशियो वाले हैं उनका परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान बनाओ। देखिए, लो कॉम्पा रेशियो का मतलब परफॉर्मेंस प्रॉब्लम नहीं है, पे पोजीशन इशू है। ध्यान दीजिएगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी का मान लीजिए हम लो कॉम्पा रेशियो कर रहे हैं, सपोज एन एम्प्लॉय हैव लो सीआर। सीआर मतलब कॉम्पा रेशियो। इसका मतलब ये नहीं है सर कि परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम है। इट डज नॉट इंडिकेट एनी परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। इसका मतलब एक ही है कि पे पोजीशन का इशू है। इशू तो है सर, लेकिन किस चीज की इशू है? पे पोजीशन की इशू है। तो पे इशू का सॉल्यूशन सैलरी प्लानिंग होता है। इसको सही कैसे किया जाए? सैलरी प्लान किया जाए, राइट। आप परफॉर्मेंस प्लान करेंगे तो कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो हमने देखा सर कि बी भी तो नहीं होगा, बी इज ऑल्सो रॉन्ग। अब जरा सी को देखें। ऑप्शन सी क्या कर रहा है कि 110% के ऊपर वालों का सैलरी फ्रीज कर दें। यानी दोस्तों जिन एम्प्लॉय का 110% के ऊपर का है उनका सैलरी आप फ्रीज कर दें। क्या लगता है दोस्तों, क्या सैलरी फ्रीज करने से कंपनी प्रायोरिटाइज करे सैलरी फ्रीज करना? दोस्तों ये पार्शियल लॉजिक है, लेकिन गलत है। दिस इज कंप्लीटली पार्शियल लॉजिक एंड यू नो दिस इज रॉन्ग। क्यों गलत है दोस्तों? क्या गलत है इसमें? देखिए कि हो सकता है कि टॉप परफॉर्मर हो, क्रिटिकल टैलेंट हो उसके पास, फ्रीज लगाइएगा तो रिटेंशन का रिस्क आ जाएगा, है ना। मान लीजिए एक ऐसा एम्प्लॉय जिसका कॉम्पा रेशियो 110% से ऊपर हो, वो एम्प्लॉय टॉप परफॉर्मर हो, परफॉर्मर बहुत अच्छा कर रहा हो, राइट। तो आप यदि उस पर फ्रीज लगा दीजिएगा, अब आप सोचिए ना क्या होगा कि आप उस पर फ्रीज लगाएंगे तो रिटेंशन जो है आपका उसका रिस्क आ जाएगा, रिटेन करने का रिस्क आ जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, समझे। तो ये भी नहीं होगा।
अब जरा डी को पढ़ते हैं, क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड सैलरी इंक्रीज प्लान। एग्जैक्टली दोस्तों, परफेक्ट बात है। एचआर का काम होता है सर बैलेंस बनाना, राइट। तो स्ट्रक्चर्ड प्लान क्रिएट करना ही इनको सबसे सुटेबल है यहाँ पे। अब इसमें बोलिएगा सर मतलब क्या होता है इसका, मैं आपको बताता हूं। देखिए स्ट्रक्चर्ड प्लान का मतलब ये हुआ कि देखिए जिनका कॉम्पा रेशियो राइट 90% से कम है, इनके लिए आप जो है प्रायोरिटी कलेक्शन कीजिए। इनकी क्या प्रायोरिटी है वो कलेक्ट कीजिए। जिनका कॉम्पा रेशियो 90 से 100% के बीच में है राइट, इनके लिए थोड़ा बढ़ा दीजिए ग्रेजुअल, वो भी ग्रेजुअल में, तुरंत सैलरी मत बढ़ा दीजिए, ग्रेजुअल बढ़ा दीजिए। जिनका 100 से 110% के बीच में है, इनको मेरिट बेस्ड ग्रोथ दे दीजिए, राइट। और जिनका सर कॉम्पा रेशियो 110% से ज्यादा है, इनको रिटेंशन कीजिए, या आप फ्रीज भी कर सकते हैं, या आप रोल रिव्यू कर सकते हैं। ये पूछा जाता है दोस्तों कि कॉम्पा रेशियो किस जोन में है तो क्या एक्शन लिया जाए एचआर के द्वारा, एकदम क्लियर रखना है। सबको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, डिसीजन जो होगा वो डेटा बेस्ड होगा। हमने पहले कॉम्पा रेशियो निकाला, बोलेगा सर कॉम्पा रेशियो कैसे निकाले आप, दो हमने सिंपल सा चीज किया, कॉम्पा रेशियो निकालने के लिए एम्प्लॉय का सैलरी मार्केट मिड पॉइंट को डिवाइड कर दिया, कॉम्पा रेशियो मिल गया। अब हम देखते हैं कि 90 से कम है, 90 से 100 के बीच में है, 100 से 110 के बीच में है, या 110 से ज्यादा है, और उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे, समझे। तो बस एक चीज याद रखिएगा, तो डी सबसे प्रैक्टिकल आंसर है। बस एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि आपका यदि स्प्रेड ज्यादा है ना कॉम्पा रेशियो का, जैसे कि यहाँ पे 81% है और 130% है, स्प्रेड काफी ज्यादा है, तो उसका एक ही तरीका है कि आप स्ट्रक्चर्ड पे सैलरी में लाइए, स्ट्रक्चर्ड पे स्ट्रेटजी बनाइए, समझे। कोई मास हाइक मत कीजिए, कोई मास फ्रीज भी मत कीजिए, इंटेलिजेंट जोनिंग कीजिए, समझे। ये बातें हमें ध्यान रखनी है, कॉम्पा रेशियो का ये पॉइंट है। तो बस याद रखेंगे सर कॉम्पा रेशियो क्या करता है कि सैलरी को कंपेयर करता है मार्केट के साथ, राइट। तो ये बातें ध्यान रखना है। अब आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ टुडेज सेशन। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर 4। फ्रेंड्स, आपको यदि जो कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, केस स्टडीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बुलेट पॉइंट्स, इन सब की आवश्यकता है, तो हमारे कैप्सूल कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, चेक करें डिस्क्रिप्शन सेक्शन, या मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस पार्टिकुलर नंबर पर। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम लोग। आई थिंक दिस इज द केस स्टडी नंबर 4, या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया PLI स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। देखिए दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय के लिए एक वर्ड होता है, बोनस से भी ज्यादा पावरफुल है, वो है PLI। PLI होता है सर परफॉर्मिंग लिंक्ड इंसेंटिव। लेकिन कंफ्यूजन यही होती है कि इससे कोई मोटिवेशन होता है क्या, या सिर्फ टॉप लोगों के लिए ही होता है। आइए ये MCQ को से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो PLI स्कीम है किन के लिए है, क्या ये मोटिवेशन का स्कीम है या नहीं है। चला कहानी के स्टडी को ध्यान दीजिए। सवाल ये कर रहा है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पोस्ट मर्जर सिनेरियो 9th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर PLI स्कीम इंप्लीमेंटेड है, राइट। PLI का बेस है सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, मतलब बैंक अच्छा परफॉर्म करेगा ना तो इंसेंटिव मिलेगा। सवाल कर रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है PLI स्कीम के पोटेंशियल इंपैक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। सर ऑप्शन ए कर रहा है कि PLI स्कीम जो है एम्प्लॉय को डिमोटिवेट करेगी क्योंकि सिर्फ टॉप परफॉर्मर को रिवार्ड मिलता है। ऑप्शन बी कर रहा है सर कि PLI स्कीम बैंक परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय रिवार्ड के बीच क्लियर लिंक बनाती है। सी कर रहा है PLI स्कीम बहुत कॉम्प्लेक्स है और एम्प्लॉय कंफ्यूज हो जाएंगे। डी कर रहा है PLI स्कीम का कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा क्योंकि इंसेंटिव बहुत छोटा होता है। क्या लगता है दोस्तों, चैट बॉक्स में टाइप करें अपना जवाब, A, B, C या D। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। चलिए आपने जरूर सोचा होगा इसका सही जवाब। मैं आपको पहले बेसिक लॉजिक बता देता हूं, राइट। PLI स्कीम बेसिकली है क्या, तो नाम से ही क्लियर है सर। PLI का मतलब होता है कि परफॉर्मेंस के साथ लिंक्ड है, राइट। नाम से ही क्लियर है।
राइट, इंडिविजुअल नहीं, यहाँ पे हम लोग बैंक लेवल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बैंक लेवल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस की बात नहीं हो रही है। मतलब अगर बैंक ओवरऑल अच्छा करे ना तो सब एलिजिबल इंप्लॉय को बेनिफिट मिलेगा। मतलब बैंक यदि अच्छा करे, बैंक परफॉर्म वेल, देन एवरी एम्प्लॉय विल गेट बेनिफिट, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव। इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है कलेक्टिव मोटिवेशन टूल। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कलेक्टिव मोटिवेशन टूल। अब सर नाइन्थ बाइपर्टाइट का रोल क्या है वो चीज देखिए। तो बाइपर्टाइट जो सेटलमेंट होती है ना, राइट, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है सर कि ट्रांसपेरेंसी आए। क्या है? ट्रांसपेरेंसी। और क्या है सर? फेयरनेस आए और यूनिफॉर्मिटी आए। राइट, ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस ऑल बैंक, ये एम है बाइपर्टाइट का। तो पीएलआई का क्लियर फॉर्मूला है, क्लियर एलिजिबिलिटी है, क्लियर मैट्रिक्स है। इसका मतलब सिंपल है, बैंक ग्रो करेगा तो स्टाफ को रिवार्ड मिलेगा। अब आइए ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सिर्फ टॉप परफॉर्मर को ही रिवार्ड दिए जाएंगे, बाकी डिमोटिवेट होंगे। क्या लगता है दोस्तों ऑप्शन ए देखकर? ये तो गलत है ना, पीएलआई इंडिविजुअल इंसेंटिव नहीं होता, ये तो बैंक वाइड परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। ए नंबर ऑप्शन इज कंप्लीटली रॉन्ग। सी को देखिए, सी कह रहा है कि पीएलआई बहुत कॉम्प्लेक्स है, एम्प्लॉय को कंफ्यूज होगा। नहीं दोस्तों, बाइपर्टाइट सेटलमेंट का मतलब ये होता है सिंपल रहे, कम्युनिकेटेड रहे, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम रहे। कॉम्प्लेक्सिटी बनाना इसका मेन काम नहीं है। डी कह रहा है कि इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि इंसेंटिव छोटा होता है। नहीं दोस्तों, ये गलत है। अमाउंट में एग्जाम में मैटर अमाउंट नहीं करता, लिंकेज मैटर करता है, इंटेंट मैटर करता है। सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी। राइट, पीएलआई स्कीम एक लिंक क्लियर करता है। ठीक है, देखिए दो चीजें हैं। पीएलआई स्कीम का मेन काम क्या है सर कि देखिए एक तरफ है हमारा बैंक का परफॉर्मेंस, हाउ आवर बैंक इज परफॉर्मिंग, और दूसरी तरफ है सर एम्प्लॉय का रिवार्ड। बैंक का परफॉर्मेंस और एम्प्लॉय रिवार्ड, इसके बीच में लिंक क्लियर करता है पीएलआई। राइट, तो पीएलआई को इंडिविजुअल बोनस या क्या समझते हैं दोस्तों? पीएलआई को इंडिविजुअल बोनस समझते हैं या कलेक्टिव इंसेंटिव समझते हैं? बताइए। तो दोस्तों ये कलेक्टिव इंसेंटिव है, बैंक जीतेगा तो स्टाफ भी जीतेगा। इसीलिए दोस्तों, इसीलिए यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है दैट इज परफेक्ट। ऑप्शन नंबर बी जो है परफेक्ट है। तो पीएलआई का मतलब ये हुआ सर कि बैंक ग्रो करेगी, बैंक की प्रॉफिट बढ़ेगी और लोगों को रिवार्ड मिलेगा। दैट इज ऑल पीएलआई स्कीम इज ऑल अबाउट। और दोस्तों कभी कभी ना इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग पीएलआई के अमाउंट को कंप्यूट करते हैं। आपके बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस पे बेसिस पे सवाल आता है, वो हम लोग अगले सेशन में करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, प्राइवेट बैंक सिर्फ सैलरी से लोगों को रिटेन नहीं करती, उनका एक अलग गेम होता है, रिकॉग्निशन, इमोशन, कल्चर। तो कोटक का जो रेस प्रोग्राम है ना, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर सिर्फ नाम रट के गए ना तो एग्जाम में पक्का कंफ्यूज होइएगा। आइए समझते हैं रेस प्रोग्राम का रियल एचआर थिंकिंग, एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। सर सवाल ये कर रहा है कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक इनिशिएटिव है रेस प्रोग्राम। राइट, तो पैशन, प्राइड, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी। राइट, इसके अंदर कुछ इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, आई अपलाउड, हॉल ऑफ फेम, लॉन्ग सर्विस रिवार्ड एक्सेट्रा। सवाल यह है कि बैंक क्या अचीव करना चाहती है इस प्रोग्राम से, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रेस प्रोग्राम के अप्रोच को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रहा है, ये सवाल है सर। ऑप्शन ए कह रहा है कि जो रेस है वो सिर्फ मॉनेटरी रिवार्ड पे फोकस करता है। बी कह रहा है रेस केवल लॉन्ग टर्म सर्विस रिकॉग्निशन को तक सीमित है। सी कह रहा है कि रेस मल्टीपल रिकॉग्निशन मेथड को कंबाइन करके हॉलिस्टिक स्ट्रेटजी बनाता है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि रेस प्रोग्राम जो है ना पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन तक सीमित है। क्या लगता है दोस्तों, ए, बी, सी या डी? विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट हियर? बताइए। चलिए, आई होप आपने जरूर सोचा होगा इसका सही जवाब कि रेस प्रोग्राम कहां तक सीमित है, क्या इसका स्कोप है। दैट इज ऑल व्हाट द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट। चलिए सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट समझा देता हूं सर, रेस प्रोग्राम का बेसिक कंसेप्ट क्या है। सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए कि सर रिकॉग्निशन का मतलब जो होता है, रिकॉग्निशन का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। रिकॉग्निशन डज नॉट मीन जस्ट पैसा। तो क्या होता है सर, इंप्लॉय को क्या चाहिए? इंप्लॉय को चाहिए एप्रिसिएशन।
एम्प्लॉय को चाहिए विजिबिलिटी, एम्प्लॉय नीड बिलोंगिंग, एम्प्लॉय नीड ग्रोथ सेंस, ऑल दिस थिंग एम्प्लॉय नीड, राइट। एम्प्लॉय को ये सब चाहिए। क्या क्या चाहिए सर? एप्रिसिएशन, विजिबिलिटी, बिलोंगिंग और ग्रोथ नीड। रिकॉग्निशन का मतलब नहीं, पैसा नहीं होता, राइट। इसीलिए मॉडर्न एचआर एक ही टाइप के रिवार्ड यूज नहीं करते, मल्टीपल टूल का मिक्स बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? मल्टीपल टूल लेते हैं और उसका वो मिक्स बनाते हैं मॉडर्न एचआर। तो रेस प्रोग्राम में क्या क्या अप्रोच है? पहला आता है सर आई अपलाउड, राइट। सबसे पहले आप देखेंगे इसमें एक वर्ड लिखा है आई अपलाउड। इसका मतलब कि डे टू डे या पीयर रिकॉग्निशन, ये एक तरह का इनफॉर्मल एप्रिसिएशन टेक्निक है, इनफॉर्मल एप्रिसिएशन टेक्निक माना जाता है आई अपलाउड, पहली बात। दूसरा बात है सर हॉल ऑफ फेम, हॉल ऑफ फ्लेम, सॉरी। हॉल ऑफ फ्लेम क्या होता है? ये वैल्यू बेस्ड या एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस का है, ये वैल्यू बेस्ड होता है। मतलब प्राइड और विजिबिलिटी क्रिएट करना, प्राइड क्रिएट करना, विजिबिलिटी, जिसकी अच्छी वैल्यू है, जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उन्हें हॉल ऑफ फ्लेम का अवार्ड मिलता है। तीसरा है लॉन्ग सर्विस अवार्ड, लॉन्ग सर्विस अवार्ड। इसमें क्या होता है सर कि लॉयल्टी और कमिटमेंट को अवार्ड करना, जो लोयल है अपने फर्म के प्रति, जो कमिटेड हैं, उन्हें अवार्ड करना। सोचिए, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, मिड टर्म एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म रिटेंशन, यही तो है, राइट। तीनों का अर्थ यही तीनों कवर होता है। अब जरा ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं सर, ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि रेस प्रोग्राम केवल और केवल मॉनेटरी रिवार्ड देता है, ये गलत है दोस्तों। यहां से पैसा कहीं नहीं लिखा है। मेन फोकस क्या है सर? मेन फोकस है रिकॉग्निशन। रेस प्रोग्राम का एक ही मेन फोकस है, वो है रिकॉग्निशन, राइट। रिकॉग्निशन फोकस है, मनी सेकेंडरी है यहाँ पे। द मेन फोकस हियर इज अ रिकॉग्निशन। जरा बी को देखते हैं। बी कह रहा है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म सर्विस, ये भी गलत है। लॉन्ग टर्म तो सिर्फ एक कंपोनेंट है, ये 1/3 है, पूरा पूरा नहीं है। मैंने 3 चीज बताया, आई अपलाउड, हॉल ऑफ फ्लेम, लॉन्ग टर्म सर्विस रिवार्ड। सी कह रहा है कि इट कंबाइन मल्टीपल रिकॉग्निशन मेथड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है कि रेस प्रोग्राम बहुत सारे रिकॉग्निशन मेथड को इंटीग्रेट करता है। एक तो हमारा इनफॉर्मल मेथड है, इसको हम लोग बोलते हैं सर आई अपलाउड। इनफॉर्मल के बाद हमारा एक फॉर्मल तरीका है, इसको बोलते हैं हॉल ऑफ फ्लेम। और लास्ट है हमारा लॉयल्टी। लॉयल्टी होता है हमारा लॉन्ग सर्विस अवार्ड, राइट। ये तीनों का कॉम्बो होता है सर रेस। रिजल्ट क्या होता है कि हॉलिस्टिक एंगेजमेंट स्ट्रेटजी होती है। डी को जरा देखिए, डी कह रहा है कि रेस प्रोग्राम जो है पीयर टू पीयर रिकॉग्निशन तक सीमित है, ये गलत है दोस्तों। पीयर रिकॉग्निशन की जब बात होगी ना, तो उसका एक ही मतलब होता है आई अपलाउड, दैट्स इट। क्योंकि आई अपलाउड जो है वही पीयर रिकॉग्निशन की बात करता है। हॉल ऑफ फ्लेम, लॉन्ग सर्विस भी तो है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसमें मल्टीपल रिकॉग्निशन मेथड है। 3 रिकॉग्निशन मेथड का तो नाम आपको मैंने बता दिया, आई अपलाउड, हॉल ऑफ फ्लेम, लॉन्ग सर्विस अवार्ड, राइट। ये सब है। तो सर एग्जामिनर यहाँ पे ये चेक कर रहा है कि क्या स्टूडेंट सिर्फ एक वर्ड पकड़ के बैठा हुआ है या पूरा फ्रेमवर्क को समझ रहा है। प्राइवेट बैंक का जो एचआर प्रोग्राम है ना, उसमें एक ही कीवर्ड होता है सर, हॉलिस्टिक। यहाँ पे सबसे बड़ा कीवर्ड क्या है? हॉलिस्टिक, राइट। तो रेस याद रखने का एक ट्रिक याद रखिएगा, एक तरीका मैं बताता हूं आपको रेस याद रखने का। बहुत सारे टूल्स हैं, एक कल्चर होगा, बहुत सारे टूल्स, एक कल्चर, और इंगेजमेंट काफी बढ़ जाती है, हाई इंगेजमेंट, ठीक है। पैशन, प्राइड, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, ये 4 वर्ड याद रखेंगे। इसमें 3 कंपोनेंट बताए आपको, आई अपलाउड, हॉल ऑफ फ्लेम और लॉन्ग सर्विस रिवार्ड। आई होप ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन नंबर 2 पे आते हैं। चलिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ना, ये सिर्फ सिनर्जी सॉल्यूशन की नहीं है। हर आईटी कंपनी, हर कंसल्टिंग फर्म और ऑनेस्टली हर एम्बिशियस एम्प्लॉय का यही इशू होता है। मैं परफॉर्म कर रहा हूं, फिर भी मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। और जब तक ये फीलिंग आती है ना, टैलेंट ड्रेन शुरू हो जाता है। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से परफॉर्मेंस अप्रेजल का आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। सवाल ये कर रहा है सर, सिनर्जी सॉल्यूशन एक मिड साइज आईटी कंसल्टिंग फर्म है। पिछले 2 सालों से प्रॉब्लम चल रही है। क्या प्रॉब्लम चल रही है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी की जो एफिशिएंसी है वो डाउन है, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन गिर रहा है, और सबसे डेंजरस तो दोस्तों, टैलेंटेड कंसल्टेंट कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, राइट। टैलेंटेड जो हमारे कंसल्टेंट है वो कंपनी छोड़ के जा रहे हैं। कंसल्टेंट को ये फीलिंग आ रही है कि मतलब अंडर वैल्यूड लग रहा है, राइट।
कैरियर प्रोग्रेशन क्लियर नहीं है, तब एंट्री होती है मारिया की। मारिया एक न्यू एचआर डायरेक्टर है, राइट। वो प्रपोज करती है परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम ओवरहॉल। सवाल ये कर रहा है कि इस केस स्टडी के बेसिस पर विच ऑब्जेक्टिव ऑफ अ वेल डिजाइन परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम मोस्ट डायरेक्टली एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ टैलेंट ड्रेन एट द सिनर्जी सॉल्यूशन। मतलब आपके सामने ना कुछ सिस्टम दिए गए हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, और कौन सबसे बेहतरीन तरीके से ये टैलेंट ड्रेन के प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कर रहा है इंप्लॉय के स्किल और ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करो टू इनेबल द ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन इन्वेंट्री ऑफ द क्वालिटी एंड स्किल ऑफ पीपल। बी कर रहा है कि लो परफॉर्मेंस को काउंसल करके एक्शन प्लान बनाओ, जो लोग लो परफॉर्म कर रहे हैं उनको काउंसलिंग करो, उनका एक्शन प्लान बनाओ। सी कर रहा है कि जो हाई परफॉर्मर को मोटिवेट करो बाय गिविंग क्लियर स्टैंडर्ड, बाय गिविंग क्लियर रिकॉग्निशन। और डी कर रहा है सर कि प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए डेटा प्रोवाइड करना। दोस्तों आपको मैं एक बात बता दूं कि मॉड्यूल सी का सबसे ज्यादा वेटेज है एवीएम में, तो भले ही पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, लेकिन आपको इसमें भी कंसेप्ट क्लियर करना है, लॉजिक दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। हमारा वही मेन फोकस है। बताइए दोस्तों, ए बी सी या डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? टैलेंट ड्रेन के प्रॉब्लम को एड्रेस करने का बेस्ट क्या सॉल्यूशन है? चलिए, आपने जरूर सोचा होगा इसका सही जवाब। अब मैं इसका लॉजिक आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले टैलेंट ड्रेन का मतलब समझिए। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म टैलेंट ड्रेन। तो टैलेंट ड्रेन होता क्या है? इसका मतलब है कि हाई परफॉर्मर रिजल्ट क्यों नहीं करते, हाई परफॉर्मर रिजाइन क्यों करते हैं? कि कभी कभी एक पॉइंट होता है सैलरी, कभी कभी होता है वर्कलोड, लेकिन सबसे कॉमन रीजन यही होता है कि उन्हें रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। ठीक है, सैलरी भी एक कारण है आपका कम रिटेंशन कराने का, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है ना सर, वो है रिकॉग्निशन, राइट। रिकॉग्निशन नहीं है, उनका कैरियर पाथ ही क्लियर नहीं है, उनके पास एप्रिसिएशन नहीं है, एप्रिसिएशन भी कहीं कहीं मिसिंग होता है। और यहीं पे एंट्री होती है सर परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम की, पीएएस की एंट्री होती है। अप्रेजल को एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि टॉप लोगों को मोटिवेट करो और रोको। जो टॉप परफॉर्मर है ना, उन्हें मोटिवेट करो और उन्हें रोको, उन्हें रिटेन करो। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव को ना तीन ब्रॉड वे में हम क्लासिफाई करते हैं। क्या क्या तीन ब्रॉड वे है सर? पहला होता है डेवलपमेंटल, द फर्स्ट इज कॉल्ड डेवलपमेंटल। समझ लीजिए दोस्तों, कहानी के माध्यम से समझाया जा रहा है। दूसरा होता है सर एडमिनिस्ट्रेटिव, और तीसरा होता है सर मोटिवेशन। तो ये तीन दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट। तो टैलेंट ड्रेन का क्या लगता है दोस्तों, कनेक्टिविटी इन तीनों में से किससे होगा? डेवलपमेंटल से होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव से होगा, या मोटिवेशन से होगा? सर मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव है ये। जो टैलेंट ड्रेन का जो सवाल है ना, टैलेंट का ड्रेन होना, दैट इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल। अब हम ऑप्शन वाइज एलिमिनेट करते हैं। प्लीज याद रखिएगा, पूछा जाता है सर कि परफॉर्मेंस अप्रेजल का ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं। तो एक डेवलपमेंटल है, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव है, तीसरा मोटिवेशनल है। और जहां तक टैलेंट ड्रेन की सवाल है, दैट इज रिलेटेड टू मोटिवेशनल ऑब्जेक्टिव। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शन। ऑप्शन ए कर रहा है सर स्किल इन्वेंट्री, ट्रेनिंग नीड्स, इसकी बात हो रही है। क्या लगता है दोस्तों? बिल्कुल यूजफुल है, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि लोग स्किल नहीं थे, प्रॉब्लम थी कि स्किल लोग छोड़ के जा रहे थे सर। ठीक है, प्रॉब्लम है क्या ये कि स्किल नहीं है लोग? नहीं, स्किल तो है उनके पास क्वालिटी भी है, राइट। लेकिन दिक्कत ये है सर कि ड्रेनिंग हो रही है, वो छोड़ के जा रहे हैं कंपनी को, राइट। स्किल लोग जा रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा सर। बी को देखिए, बी कह रहा है कि हम जो लो परफॉर्मर है उन्हें काउंसलिंग दे दें। अब बताइए दोस्तों कि यदि आप लो परफॉर्मेंस को काउंसलिंग दीजिएगा तो क्या टैलेंट ड्रेन का रुकेगा आपका? नहीं। टैलेंट ड्रेन का मतलब होता है दोस्तों कि हाई परफॉर्मर छोड़ रहे हैं, लो नहीं छोड़ रहे हैं। बी भी गलत होगा। सी को जरा देखते हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है सर? सी कर रहा है कि टू मोटिवेट हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉय। अच्छा, पहले डी देखते हैं। डी कर रहा है कि प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए डेटा देना, राइट। देखिए ये जजमेंटल ऑब्जेक्टिव है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जजमेंटल ऑब्जेक्टिव है। लेकिन कोर प्रॉब्लम ये थी कि एम्प्लॉय को फील नहीं हो रहा था कि कंपनी उन्हें वैल्यू करता है।
रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम थी, तो ये भी नहीं होगा सर। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हाई परफॉर्मर को मोटिवेट कीजिए, उनको क्लियर स्टैंडर्ड दीजिए, रिकॉग्निशन और ग्रोथ का एम दीजिए। इससे क्या होगा कि टैलेंट ड्रेन की जो समस्या है उसका आप उसका सॉल्यूशन देख पाएंगे, राइट। साफ साफ लिखा है ना सर कि जो कंसल्टेंट है वो अंडर वैल्यूड फील कर रहे हैं, कैरियर प्रोग्रेशन क्लियर नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है सर रिकॉग्निशन दीजिए, इसका सॉल्यूशन है क्लियर गोल बताइए, इसका सॉल्यूशन है उन्हें मोटिवेट कीजिए, बस ये सब सॉल्यूशन है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर है। तो यहां देखिएगा टैलेंट ड्रेन तो रिकॉग्निशन का ड्रेन हो रहा है। जब भी आपका टैलेंट ड्रेन हो रहा है ना सर, तो एक तरह से समझिए कि रिकॉग्निशन का ड्रेन हो रहा है। चलिए यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि बेस्ड है असेसमेंट सेंटर पे। दोस्तों ये जो प्रॉब्लम अभी हम डिस्कस करेंगे ना, ये केवल इनोवेट सॉल्यूशन की नहीं है, बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं यहीं पे गलती करती हैं। बेस्ट कोडर को मैनेजर बना दिया, बेस्ट इंजीनियर को लीडर बना दिया, और फिर बोलते हैं कि लीडरशिप का इशू आ रहा है। तो आइए दोस्तों, असेसमेंट सेंटर का एग्जैक्ट पर्पस आपको हमेशा याद रहेगा यदि आप इस क्वेश्चन को अंतिम तक बने रहते हैं तो। चलिए देखते हैं सवाल। सवाल ये कर रहा है सर कि इनोवेट सॉल्यूशन एक R&D फोकस्ड कंपनी है, और प्रॉब्लम ये थी कि लीडरशिप पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। जो प्रमोशन था ना वो सिर्फ टेक्निकल एक्सपर्टाइज के बेसिस पे किया जा रहा था। प्रमोशन वाज बेस्ड सोलली ऑन द टेक्निकल एक्सपर्टाइज, लीडरशिप पोटेंशियल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। सर रिजल्ट ये हुआ कि जो अच्छे इंजीनियर हैं लेकिन वो वीक लीडर हैं। इंजीनियर तो अच्छे थे लेकिन लीडर कमजोर थे। कंपनी को चाहिए फ्यूचर लीडर, ना कि जस्ट टेक्निकल एक्सपर्ट। सवाल ये कर रहा है कि कौन सा असेसमेंट सेंटर वर्कशॉप है जिसका पर्पस हेल्प करेगा इनोवेट सॉल्यूशन को इस चैलेंज को एड्रेस करने में। चैलेंज क्या है कि फ्यूचर लीडर को आइडेंटिफाई करना। सर इनका चैलेंज यही है कि इन्हें फ्यूचर लीडर आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने कुछ पर्पस दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा पर्पस इसे हेल्प करेगा एड्रेस करने में। दैट इज द क्वेश्चन। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। आइए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है एम्प्लॉय का बिहेवियर, एम्प्लॉय का एटीट्यूड चेंज करना। बी कर रहा है कि एक्सटर्नल कंट्रोल कम करके मोटिवेशन बढ़ाना। सी कर रहा है कैंडिडेट की पोटेंशियल मेजर करना फॉर हाई मैनेजरियल पोजीशन। और डी कर रहा है कि 1-to-1 मीटिंग के थ्रू फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस रिव्यू करना। बताइए दोस्तों। सोचिए लीडरशिप का टेस्ट कैसे किया जाता है, कौन सा ऑप्शन बेस्ट मैचिंग है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट द लीडरशिप टेस्ट। आइए पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं सर। ये जो हमारा असेसमेंट सेंटर है ना, प्लीज इसको नोट कीजिएगा, ये कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल का टेक्निक नहीं है। लेट मी राइट इट डाउन। असेसमेंट सेंटर इज नॉट परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट। पहले ये क्लियर कर लीजिए। असेसमेंट सेंटर का मेन काम होता है, इसका मेन काम होता है कि जो हमारा फ्यूचर पोटेंशियल है ना वो देखना, फ्यूचर पोटेंशियल देखना। इसका मेन काम होता है पास्ट परफॉर्मेंस जज करना नहीं। It does not deal with the past performance. पास्ट परफॉर्मेंस ये जज नहीं करता। तो यहां पे कैंडिडेट को क्या किया जाता है असेसमेंट सेंटर में, ग्रुप डिस्कशन करवाए जाते हैं, राइट, रोल प्ले करवाए जाते हैं, केस स्टडीज दिया जाता है और लीडरशिप सिमुलेट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव ये है कि कौन फ्यूचर में मैनेजर या लीडर बन सकता है ये पता लगाना। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, हु कैन बिकम फ्यूचर लीडर और मैनेजर, ये पता लगाना, राइट। चलिए अब जरा दो चीजें देखते हैं, एक तो टेक्निकल स्किल है, दूसरा लीडरशिप पोटेंशियल है। दिक्कत यही ना हो गई कि जो टेक्निकल स्किल में टॉप लीडर था, टॉप परफॉर्मर था, उसको हमने लीडर बना दिया। देखिए टेक्निकल स्किल क्या होता है, टेक्निकल स्किल का मतलब कि हम आज क्या कर सकते हैं, राइट, वी कैन डू टूडे, आज क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लीडरशिप पोटेंशियल होता है ना सर, ये होता है कि कल क्या हैंडल कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट टुमारो, लीडरशिप इज ऑल अबाउट टुमारो। तो ये जो हमारी फर्म है, फर्म का नाम है सर इनोवेट टेक्नोलॉजी। इनका मेन प्रॉब्लम यही है कि जो प्रमोशन ये कर रहे हैं ना वो टेक्निकल बेसिस पे कर रहे हैं, लीडरशिप कैपेबिलिटी टेस्ट ही नहीं हो रही है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, इसका एक सॉल्यूशन है असेसमेंट सेंटर।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये जो प्रमोशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉय को, उनके टेक्निकल बेसिस पे दे रहे हैं, लीडरशिप बेसिस पे नहीं दे रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप असेसमेंट सेंटर पे आ जाइए। ऑप्शन ए कर रहा है कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को, एम्प्लॉय के एटीट्यूड को चेंज कीजिए। दोस्तों ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये डेवलपमेंटल प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है, राइट। इट इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंटल प्रोग्राम, इट हैज नथिंग टू डू विद द असेसमेंट सेंटर। ऑप्शन ए इज कंप्लीटली रॉन्ग। देखिए आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आना चाहिए। बी कह रहा है कि मोटिवेशन बढ़ाना, कंट्रोल कम करना, लिखा है ना, कंट्रोल को कम कीजिए, मोटिवेशन बढ़ाइए। क्या लगता है दोस्तों, ये तो सर एचआर का फिलॉसफी है, ये एचआर फिलॉसफी है। हम यहां पे बात कर रहे हैं सर असेसमेंट सेंटर के बारे में। लीडरशिप आइडेंटिफिकेशन से कोई लिंक ही नहीं है सर इसका। बी तो बिल्कुल गलत है। डी कह रहा है कि 1-to-1 मीटिंग रखो, परफॉर्मेंस को रिव्यू करो। सर ये परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम है, फ्यूचर लीडरशिप एसेस नहीं करता। सी कह रहा है कि टू मीट द पोटेंशियल ऑफ द कैंडिडेट फॉर हायर मैनेजरियल पोजीशन। जी हाँ दोस्तों, हायर मैनेजरियल पोजीशन के लिए पोटेंशियल मेजर करना कि क्या ये एम्प्लॉय हायर मैनेजरियल पोजीशन पे जा सकता है, यही तो सॉल्यूशन है। इसी सॉल्यूशन को तो खोजा जा रहा है, राइट। तो एग्जामिनर यहां पे देखता है कि क्या स्टूडेंट पोटेंशियल वर्ड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ये कीवर्ड है, राइट। जहां पे आपको ये सब वर्ड लिखा रहे हैं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूं कैसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। जहां पे आपको ये सब वर्ड दिखे सर, जहां पे दिखे आपको फ्यूचर लीडर, राइट, जहां पे आपको दिखे लीडरशिप पोटेंशियल, राइट, या जहां पे आपको दिखे हायर मैनेजरियल रोल, राइट, ये सब वर्ड दिखे, समझ जाइए सीधा आंसर होगा असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर यही तो खोजता है। तो प्लीज याद रखेंगे कि जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है सर, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये पास्ट से डील करता है, लेकिन जो हमारा असेसमेंट सेंटर है ये फ्यूचर से डील करता है, फ्यूचर लीडर को खोजने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इनोवेट, जो हमारी इनोवेट टेक्नोलॉजी थी, इसकी प्रॉब्लम थी कि लीडरशिप को आइडेंटिफाई करना, यही ना प्रॉब्लम था सर। तो टेक्निकल स्किल एनफ नहीं है, असेसमेंट सेंटर का फोकस होता है पोटेंशियल पे। चलिए आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। चलिए 720 डिग्री अप्रेजल की बात हो रही है। दोस्तों ये सिचुएशन बहुत कॉमन है, फीडबैक दिया, टारगेट सेट किए, मीटिंग खत्म और 6 महीने बाद सब वापस जीरो हो जाना। नेक्सस इनोवेशन का इशू भी यही था, 360 डिग्री अप्रेजल हो रहा था लेकिन बिहेवियर चेंज सस्टेन नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, 360 डिग्री अप्रेजल, 720 डिग्री अप्रेजल की जो डिफरेंस है वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा यदि आप इस क्वेश्चन में अंतिम तक बने रहते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं। सवाल ये कह रहा है सर कि नेक्सस इनोवेशन नाम की एक फर्म है, इन्होंने 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम लगाया था। प्रॉब्लम ये थी कि फीडबैक मिला इनको, टारगेट सेट होते थे लेकिन मोमेंटम खत्म हो जाता था, फॉलो अप होता नहीं था, राइट। मतलब डायग्नोसिस हो रहा था लेकिन ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग मिसिंग था। तो सवाल ये कर रहा है कि नेक्सस इनोवेशन क्या प्राइमरी एडिशनल बेनिफिट गेन करेगी यदि वो 720 डिग्री अप्रेजल सिस्टम में ट्रांजिशन करे। तो अभी वो 360 डिग्री सिस्टम यूज कर रही है, यदि वो 720 डिग्री अप्रेजल करने लगे तो इनको क्या एडवांटेज बेनिफिट मिलेगा। सर ऑप्शन ए कह रहा है कि इनिशियल फीडबैक और एक्यूरेट हो जाएगा। बी कह रहा है कि कस्टमर और इन्वेस्टर परसेप्शन ज्यादा इंक्लूड होंगी। सी कह रहा है कि पोस्ट अप्रेजल गाइडेंस मिलेगा, रीवैल्यूएशन का मिलेगा ताकि टारगेट अचीव कर सके। और डी कह रहा है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर कम हो जाएंगे, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। बताइए, चैट बॉक्स में दोस्तों टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए अपना ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है। सोचिए दोस्तों, असली प्रॉब्लम कहां थी? असली प्रॉब्लम क्या फीडबैक की थी? ये आप समझ गए ना तभी जवाब दे पाएंगे। क्या असली प्रॉब्लम फीडबैक की है या असली प्रॉब्लम फॉलो अप की है? क्या लगता है दोस्तों, प्रॉब्लम है कहां? सर प्रॉब्लम पहले समझेंगे तभी तो सॉल्यूशन ढूंढेंगे। प्रॉब्लम कहां पे है, फीडबैक की है या फॉलो अप की है? सर प्रॉब्लम यही था ना कि जो बिहेवियर चेंज है वो सस्टेन नहीं हो पा रहा था 360 डिग्री में। फीडबैक मिलता था, टारगेट सेट होते थे लेकिन मोमेंटम ही समाप्त हो जाता था, राइट। ऑनगोइंग सपोर्ट नहीं था। सर प्रॉब्लम थी फॉलो अप नहीं मिल रही थी। सवाल है कि इस प्रॉब्लम को कैसे इरेडिकेट किया जाए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों आइए पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं।
कि 360 डिग्री और 720 डिग्री हर एक बार एग्जाम में आता है। पहले 360 डिग्री की बात करते हैं। सर इसका ये जो अप्रेजल होता है 360 डिग्री अप्रेजल जो होते हैं, इसमें आपको फीडबैक मिलता है। यू गेट फीडबैक। फीडबैक कहां से मिलेगा? बॉस से फीडबैक मिलेगा, आपको पीर से फीडबैक मिलेगा, आपको सबऑर्डिनेट से फीडबैक मिलेगा, राइट, खुद से फीडबैक मिलेगा। तो कहने का मतलब एक फुल सर्कल होता है। इट इज अ काइंड ऑफ फुल सर्कल, राइट। लेकिन 360 डिग्री का एक लिमिटेशन भी होता है। फीडबैक के बाद फॉलोअप गारंटेड नहीं है। आपने फीडबैक तो ले लिया, लेकिन इसके बाद जो है ना, इसके बाद फॉलोअप गारंटेड नहीं है, ये गारंटेड नहीं है। अब 720 डिग्री में क्या होता है जरा सुनिएगा। 720 डिग्री में कंसेप्ट सिंपल है कि 360 का दुगना कर दीजिए। पहले क्या कीजिए? पहले आप फीडबैक लीजिए, सबसे फीडबैक लीजिए, राइट, सबऑर्डिनेट से भी, पीर से भी और अपने टॉप से भी, सीनियर से भी। फिर गोल सेट कीजिए, फीडबैक लीजिए, गोल सेट कीजिए, फिर डेवलपमेंट प्लान बनाइए। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 है कुछ दिन बाद रीवैल्यूएट कीजिए, फिर उसके बाद कोचिंग लीजिए, प्रोग्रेस चेक कीजिए, क्या सही में प्रोग्रेस हो रहा है क्या, और फिर कोर्स करेक्शन। इसे कहते हैं दोस्तों फीडबैक लेना, एक्शन लाना और फॉलो अप लेना, राइट। 3 चीजें हो रही हैं, फीडबैक आप ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं और प्लस फॉलो अप कर रहे हैं, राइट। अब जरा इस केस में वापस लौटते हैं दोस्तों। सवाल यहां पे वापस क्या कर रहा है कि नेक्सस इनोवेशन का पेन पॉइंट क्या है कि बिहेवियर चेंज लग रहा है, टारगेट फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो कंपनी को चाहिए था गाइडेंस, कंपनी को चाहिए हैंड होल्डिंग, कंपनी को चाहिए रीचेक मैकेनिज्म, राइट। एग्जैक्टली यही तो 720 डिग्री फीडबैक देता है। तो ऑप्शन ही क्या कर रहा है कि इनिशियल फीडबैक और एक्यूरेट हो जाएगा यदि 720 डिग्री में ट्रांजिशन करेंगे। एक्यूरेसी दोस्तों, एक्यूरेसी इशू था ही नहीं, राइट। एक्यूरेसी इशू नहीं था, एक्यूरेसी इशू था ही नहीं। प्रॉब्लम थी सस्टेनेबिलिटी की, सस्टेन नहीं कर रहे थे, मतलब मोटिवेशन आता था, मोमेंटम फेड हो जाता था। बी कह रहा है कि कस्टमर इन्वेस्टर परसेप्शन ज्यादा इंक्लूड होगी यदि 720 डिग्री आप लेंगे, ये गलत है। ये एक्सटेंडेड स्टेक होल्डर फीडबैक हो सकता है, लेकिन इस केस में ये इशू है ही नहीं। डी कह रहा है कि ज्यादा एफिशिएंट प्रोसेस एफिशिएंट हो जाएगा रिपोर्टिंग कम होने से, ये भी गलत है। 720 डिग्री प्रोसेस लॉन्गर और डीपर होता है, शॉर्टर नहीं होता। ये हमारा परफेक्ट आंसर है। क्या वर्ड है? स्ट्रक्चर्ड पोस्ट अप्रेजल गाइडेंस, राइट, रीवैल्यूएशन मैकेनिज्म। इससे ये इंश्योर होता है कि टारगेट हमारा अचीव हो। सी परफेक्ट आंसर है। तो जब भी आपको ये सब कीवर्ड दिखे ना, एग्जामिनर ये कीवर्ड जानबूझकर डालता है। क्या लिखेगा? वो लिखेगा कि सर मोमेंटम फेड हो रही है, वो लिखेगा कि जो मोमेंटम है ना ये फेड हो रही है, या ऐसा लिखेगा कि जो सपोर्ट है वो मिस हो रही है, राइट। समझ जाइए यहां पे 720 डिग्री का ही बात। तो बस एक लाइन में यदि आपको 360 और 720 को रिकॉल करना हो ना, 360 को जोड़ लीजिए सर फीडबैक से, और 720 को जोड़ लीजिए। फीडबैक तो ठीक है सर, लेकिन फीडबैक के साथ फॉलोअप भी आपको लेना पड़ेगा। तो 360 डिग्री जो है मल्टी सोर्स फीडबैक है। लिमिटेशन यही है कि आपको फॉलोअप नहीं मिलता। 720 डिग्री में आप रीअप्रेजल करते हैं, गाइडेंस लेते हैं, और केस का जो प्रॉब्लम था कि बिहेवियर चेंज लैग होना, वो आपका ये सॉल्व कर देगा। समझे बात को? चलिए दोस्तों, आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं, हम लोग कल इसी वक्त इसी जगह मिलेंगे 7:15 बजे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें, इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।